प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम बात करेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ, प्रकार और इसके गुण एवं दोष। सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। वास्तव में जब हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियों का अध्ययन करते हैं तो वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में जितने राष्ट्र राज्य हैं उतने ही प्रतिनिधित्व की प्रणालियां मौजूद हैं, परंतु मुख्यतः मोटे रूप में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं वो 3 प्रणालियां? नंबर 1 क्षेत्रीय या भौगोलिक या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। दूसरी प्रणाली कौन सी है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। क्या? व्यावसायिक या प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इसके ऊपर भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। और तीसरी प्रणाली कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लासेज अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, उसकी सूचना आपको मिल सके, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में जो आपके साथी हैं भाई, जो राजनीति विज्ञान विषय से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल से अवगत हैं तो डियर स्टूडेंट्स, अन्य विद्यार्थियों को भी आप हमारे YouTube चैनल से अवश्य अवगत कराएं, जिससे सभी विद्यार्थियों का हित हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिएगा, आज हम बात करते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत जो मत होते हैं, क्या कह रहा हूं मैं, जो मत होते हैं, मतलब मतदाता के द्वारा जो उम्मीदवारों को चुनते समय मत दिया जाता है, उन मतों को गिनना या जोड़ना, इस बात का इतना स्थान नहीं होता है, बल्कि यहां एक एक मत का महत्व होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में वास्तविक रूप में जितने प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं उसी प्रतिशत के हिसाब से स्थानों का वितरण किया जाता है। क्या कह रहा हूं? स्थानों का वितरण किया जाता है, मतलब जितने प्रतिशत मत उतने प्रतिशत स्थान वितरित किए जाते हैं। किसमें? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब अनुपात के हिसाब से यहां स्थानों का वितरण किया जाता है। किसके अनुपात के हिसाब से? मतों के अनुपात के हिसाब से। यहां वास्तविक रूप में सभी वर्गों को किसी न किसी रूप में 1 या 2 स्थान अवश्य ही मिल जाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ बात ध्यान रखेंगे कि स्वयं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के भी भाई 3 प्रकार होते हैं। क्या कहा मैंने? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के भी 3 प्रकार होते हैं। ज़्यादातर किताबों में केवल 2 ही प्रकार बताए गए हैं, मगर सच्चाई ये है कि इसके 3 प्रकार हैं। मैंने भी यहाँ चर्चा 2 की ही की है, एकल संक्रमणीय प्रणाली और सूची प्रणाली। भाई तीसरी की चर्चा क्यों नहीं की है, जबकि मैं 3 बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि इसकी जो तीसरी प्रणाली है, मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 3 प्रकार हैं, जिसमें एक तो कौन सा है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, दूसरा सूची प्रणाली, और तीसरा कौन सा है? नोट कीजिएगा,
एकत्रीभूत प्रणाली। क्या है? एकत्रीभूत प्रणाली। ये मैंने यहाँ इसलिए नोट नहीं किया है क्योंकि ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं अपनाई गई है। कौन सी? एकत्रीभूत प्रणाली पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं अपनाई गई है। हाँ, ये मैं ज़रूर बताऊंगा ये है क्या। हालांकि निर्वाचन प्रणालियों के अंतर्गत मैंने अलग से ये सारी प्रणालियाँ समझा दी हैं, अब मैं एक एक को व्यापक रूप में समझा रहा हूँ। तो ध्यान दें भाई, एकत्रीभूत प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक निर्वाचन क्षेत्र में जितने स्थान होते हैं वहां एक मतदाता को उतने ही वोट देने का अधिकार होता है। उदाहरण के रूप में एक निर्वाचन क्षेत्र से 5 व्यक्तियों को चुन करके भेजना है, या एक निर्वाचन क्षेत्र में 5 स्थान है भाई, ये तो क्लियर है कि बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगा यहाँ। अब यहाँ जो एक मतदाता होगा उस मतदाता को 5 ही मत देने का अधिकार होगा। अब जो मतदाता है वह चाहे तो एक ही उम्मीदवार को 5 मत दे सकता है, या सभी को बांट करके अपना मत दे सकता है, या 2 उम्मीदवारों को 3 उम्मीदवारों को विभाजित करके अपना मत दे सकता है। ये अलग बात है, निर्वाचन क्षेत्र में 4 भी उम्मीदवार हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मूल बात यह है कि जितने स्थान होंगे उतने ही वहाँ पर मतदाता को मत देने के अधिकार होंगे। इसमें वास्तविक रूप में जो संख्या में बहुत कम होते हैं अल्पसंख्यक, उनको भी किसी न किसी रूप में 1 या 2 स्थान अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। परंतु यह जो एकत्रीभूत प्रणाली है पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं अपनाई गई है, इसलिए मैंने यहाँ इसको नोट नहीं किया है। परंतु जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एकल संक्रमणीय प्रणाली, दूसरी सूची प्रणाली, और तीसरी जिसकी मैंने चर्चा की है एकत्रीभूत प्रणाली। वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं अपनाई गई है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम क्रम से लेने के एक बात को जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैंने देखा विद्यार्थियों को ये मालूम ही नहीं होता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये क्या चीज़। मैंने इतने बेहतर तरीके से सारी बातें यहाँ नोट की हैं और समझाऊंगा एक एक को कि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ यह पद्धति मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यह पद्धति इस मान्यता पर आधारित है। अब एग्जाम पूछा जा सकता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निम्न में से किस मान्यता पर आधारित है? किस मान्यता पर आधारित है, जिसकी चर्चा मैंने पहले कर भी दी है। इस मान्यता पर आधारित है कि मतों को केवल गिना या जोड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनका महत्व होना चाहिए। मतलब मतों को केवल गिनना जोड़ना नहीं चाहिए। जैसे सामान्य बहुमत की प्रणाली के अंतर्गत होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वो विजयी घोषित हो गया, जबकि सभी मतदाताओं का हमने देखा है 20%, 25% भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा, 75% जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसके बावजूद विजयी हो गया है। तो इस कमी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में दूर किया जाता है। मतलब एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रीय प्रणालियों के अंतर्गत जो कमियां होती हैं उनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा दूर किया जाता है। तो यहाँ ये बात क्लियर होगी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मत को जोड़ा या गिना नहीं जाता है, बल्कि वास्तविक रूप में एक एक मत का महत्व होता है। मैंने कहा ना, अनुपात के हिसाब से स्थानों का वितरण किया जाता है। अब जो ये मोटे रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जिसमें भाई एकल संक्रमणीय प्रणाली विशेषकर आ जाएगी, क्योंकि इसके 3 प्रकार है ना, सूची प्रणाली और एकत्रीभूत प्रणाली के बारे में मैंने कह ही दिया है कि कहीं पर भी नहीं अपनाएगा पूरी दुनिया में। तो विशेषकर ज़्यादा एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया, सूची प्रणाली को भी अपनाया गया कुछ देशों में। लेकिन इन दोनों की यदि बात करते हैं तो भारत में, फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में और आयरलैंड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। कैसे? जैसे भारत में राज्यसभा के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसी के साथ में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। हाँ, चूंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र बन जाता है, तो ये एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हो गया, और एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में
वास्तविक रूप में एकल संकरणीय प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो, इसलिए वैकल्पिक प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, आयरलैंड में भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। तो आपको नाम नोट करने हैं, भारत, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, आयरलैंड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के या इस पद्धति के दो रूप हैं। मैंने ये कहा था कि इसके तीन रूप हैं, सच्चा ये तीन ही रूप हैं। दो मैंने इसलिए लिए हैं कि ये अपनाए गए हैं व्यवहार में, जबकि एकत्रीभूत प्रणाली पूरी दुनिया में कहीं नहीं अपनाई गई है। ये है क्या, मैंने समझा दिया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस पद्धति के विशेषकर दो रूप हैं, वैसे तो तीन होते हैं, एक और है एकत्रीभूत। हम दो की चर्चा करें। नंबर एक, एकल संक्रमणीय प्रणाली। क्या आप नोट कीजिएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं कि इस प्रणाली का सर्वप्रथम विकास डेनमार्क के मंत्री, नोट कीजिएगा, डेनमार्क के मंत्री कार्ल आंद्रे ने किया था। सर्वप्रथम विकास किसने किया था? कार्ल आंद्रे ने किया था। इसके बाद में थॉमस हेयर ने अपनी पुस्तक प्रतिनिधियों के निर्वाचन, किसकी पुस्तक है? थॉमस हेयर ने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में सुधार किया। फिर इसके बाद में ड्रूप ने इसमें थोड़ा सुधार और किया। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली बात, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के लिए जरूरी है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो। मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक, क्या कर रहा हूं, एक से अधिक सदस्य चुने जाने चाहिए, एक से अधिक स्थान होने चाहिए। वो स्थान 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कम से कम 3 और अधिक से अधिक आदर्श संख्या यदि ली जाए तो वह 5 होनी चाहिए। 3, 4, 5, ठीक है। तो क्लियर हो गया। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो या एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, एग्जाम पूछा जा सकता है। क्या होना चाहिए? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र तो क्या होता है? जब किसी निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य निर्वाचित होकर के आए या वहां पर एक ही स्थान हो। मैंने बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में कर दी है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। अगली बात, अब यहाँ देखो, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, ये 3 स्थान भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी हो सकते हैं। परंतु यहाँ एक मतदाता जो होता है, एक मतदाता का एक ही मत होता है। ये एग्जाम पूछा जाता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में एक मतदाता के कितने मत देने के अधिकार होते हैं? एक मतदाता को कितने मत देने के अधिकार होते हैं? एक ही मत। तो यहाँ पर एक मतदाता को एक मत देने का अधिकार होता है, परंतु यहाँ वैर्यता अभिव्यक्त कर सकता है। मतलब ये एक मतदाता को मत तो एक ही देगा वो, लेकिन वैर्यता तो अभिव्यक्त कर सकता है, क्रम बता सकता है कि मेरी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद, 5वीं पसंद। मान लीजिएगा 5 स्थान हैं, 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में एक मतदाता को मत तो एक ही देगा, लेकिन वैर्यता तो बता सकता है कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और 5वीं पसंद ये है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। इसके बाद में अब यहाँ ये वैर्यता अभिव्यक्त कर दी मतदाता ने। अब इसका निर्वाचन कोटा कैसे निकाला जाएगा? मतलब अब 5 स्थान है तो 5 स्थान कैसे भरे जाएंगे? ध्यान दें, इसका सूत्र क्या है? निर्वाचन कोटा, कुल वैध मत कितने हैं, मतलब जो कुल वैध मत हैं उनकी संख्या कितनी है और कुल स्थानों की संख्या कितनी है। अब इसमें कुल स्थानों की संख्या +1 और कुल वैध मत कितने हैं, इसमें कुल स्थानों की संख्या +1 को भाग दे देंगे, इसके बाद में +1 कर देंगे और ये इसका जो है कोटा आ जाएगा। उतने मत यदि एक उम्मीदवार प्राप्त करता है तो वह विजयी घोषित हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, यहाँ मान लीजिएगा 88,000, ध्यान दें मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मान लीजिएगा यहाँ संख्या 10 है, कुल स्थानों की संख्या 10 है, तो 10 + 1 यहाँ कितना आ जाएगा फिर? 11, 8,001। तो यहाँ वास्तविक रूप में एक उम्मीदवार तभी विजयी घोषित होगा जबकि उसे 8,001 मत प्राप्त हो गए हों। अब इससे ऊपर जितने भी हैं वो सब विजयी घोषित हो गए। परंतु मान लीजिएगा यहाँ पर अब
स्थान शेष रह जाते हैं, कुछ स्थान शेष रह जाते हैं, नहीं भरे गए, ये निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं किया गया, तो फिर आगे क्या होगा, प्रश्न बन रहा है ये, आगे क्या होगा, निष्कासन की प्रक्रिया में मतों का संक्रमण। अब आगे ये होगा कि जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, मान लीजिएगा 5वें नंबर वाले को सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, तो इसको जो है सूची से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसका नाम काट दिया जाएगा, और इसको जो द्वितीय पसंद के मत प्राप्त हुए हैं, सबसे कम मत वाले को जो द्वितीय पसंद के मत प्राप्त हुए हैं, इनको इन चारों में विभाजित कर दिया जाएगा, इन चारों में विभाजित कर दिया जाएगा, और उसके बाद में उसी ही आधार पर स्थानों का वितरण कर दिया जाएगा। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे स्थान भरे नहीं जाएं, तब तक यह निष्कासन की प्रक्रिया और मतों का संक्रमण चलता रहेगा। इसके बाद में वास्तविक रूप में यहाँ गणितीय ढंग को अपनाया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत एक भी मत बेकार नहीं जाता है। ठीक है, तो ये होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसका ये सूत्र है। विशेषकर यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में जो यहाँ है, एक तो ड्रूप, तो ड्रूप के सिद्धांत को ही विशेषकर यहाँ अपनाया गया है। और भी ज़्यादा गहराई में जाना चाहते हैं तो मैंने निर्वाचन प्रणालियों के नाम से अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें आप पूरी दुनिया में जितनी भी निर्वाचन प्रणाली सबकी मैंने चर्चा कर दी है, एक साथ प्लेलिस्ट में देखिएगा। अब इसका जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दूसरा प्रकार कौन सा, सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम, नाम से स्पष्ट है सूची प्रणाली। देखो भाई, सूची प्रणाली में क्या होता है कि एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप में चुनाव नहीं लड़ता है, नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने जो उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं ना, उनकी सूची बना दी जाती है, लिस्ट बना दी जाती है। फिर मतदाता वहाँ उस व्यक्तिगत रूप में उम्मीदवार को मत नहीं देता है, बल्कि एक राजनीतिक दल की जो सूची होती है जिसमें उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं, मतदाता उसको मत देता है, इसलिए इसको सूची प्रणाली कहा जाता है। देखिएगा, मतदाता सूची के संबंध में वैधता अभिव्यक्त करता है, यहाँ पर भी वैधता अभिव्यक्त करेगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वैधता, और मतों के अनुपात में स्थान प्राप्त होते हैं यहाँ, अर्थात मतों के अनुपात में स्थान प्राप्त होते हैं, मतलब जितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं उतने ही प्रतिशत स्थान दिए जाएंगे। जैसे 40% मत प्राप्त हुए तो 40% स्थान दे दिए जाएंगे, 60% मत प्राप्त हुए तो 60% स्थान दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो संख्या में बिल्कुल कम है, अल्पसंख्यक हैं, उनको भी 1 या 2 स्थान प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सूची प्रणाली है। अब यहाँ एक बात और है जो कि हमने यहाँ छोड़ दी थी, क्या मतों के अनुपात में प्रतिनिधित्व सच्चा प्रतिनिधित्व है, ये विशेषकर एग्जाम पूछा जाता है, मतों के अनुपात में प्रतिनिधित्व सच्चा प्रतिनिधित्व है। तो इस की पूर्ति किस में होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, तो इसको भी आप नोट कीजिएगा। चलिए, अब ये हो गया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली, ठीक है भाई। और इसका तीसरा रूप है एकत्रीभूत प्रणाली, जिसको कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं अपनाया गया है। वैसे इसके 3 रूप होते हैं, क्या करूँ, वैसे इसके 3 रूप होते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली और एकत्रीभूत प्रणाली। एकत्रीभूत प्रणाली क्या है, मैंने प्रारंभ में समझा दी है। अब देखिएगा, इसके बाद में भाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इसके ऊपर भी एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, निश्चित रूप में पूछा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यूजीसी नेट एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में तो निश्चित रूप से पूछा जाता है, कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है, अदर जो स्टेट्स हैं उनमें भी किसी न किसी रूप में इसके गुण और दोष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रशंसा किस किसने की है, या ऐसे कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुणों की चर्चा की है। देखिएगा, सबसे पहले J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। J.S. मिल ने अपनी पुस्तक प्रतिनिधि शासन, क्या, अपनी पुस्तक प्रतिनिधि शासन में, J.S. मिल की पुस्तक का नाम क्या है, प्रतिनिधि शासन में ये कहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रजातंत्र का सारभूत तत्व है। क्या, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रजातंत्र का सारभूत तत्व है। किसने कहा ये, J.S. मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। कौन सी पुस्तक में, प्रतिनिधि शासन में। J.S. मिल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता, ऑन लिबर्टी स्वतंत्रता, इसको भी नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला विद्वान है लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने भी इसकी प्रशंसा की है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। ये क्या कह रहे हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली पूर्णतः प्रजातांत्रिक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है यह पूर्णतः प्रजातांत्रिक है। किसने कहा है? ये लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली पूर्णतः प्रजातांत्रिक है, पूर्णतः प्रजातांत्रिक है। तीसरा हैलेट, तीसरा विद्वान कौन है? हैलेट। हैलेट क्या कह रहे हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रजातंत्र की कुंजी है, प्रजातंत्र की कुंजी है। किसने कहा ये प्रजातंत्र की कुंजी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली? किसने कहा है? हैलेट ने। हैलेट ने क्या कहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, क्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रजातंत्र की कुंजी है। किसने कहा है? हैलेट ने। आगे बढ़े। चौथा है रैमजे मयोर। रैमजे मयोर, इन्होंने क्या कहा है कि एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के दोषों को इस प्रणाली से दूर किया जा सकता है। यस, क्या एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के दोषों को इस प्रणाली से दूर किया जा सकता है। किसने कहा है? रैमजे मयोर ने। अब आपसे ये जो चारों कोटेशन है एग्जाम में, इनमें से कोई पूछी जा सकती है, याद कीजिएगा। अब इसके गुणों की चर्चा करते हैं। पहला गुण कौन सा है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मैंने 8 ही गुण बतलाए हैं, 8 ही दोष बतलाए हैं। इनमें सब कुछ सम्मिलित हो जाता है, एग्जाम में से बाहर कुछ नहीं होगा। नंबर 1, पहला गुण क्या है इसका? समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में चूंकि जितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं उसी प्रतिशत के हिसाब से स्थानों का वितरण किया जाता है, इसलिए सभी वर्गों को किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में संसद वास्तव में राष्ट्रीय विचारों का दर्पण बन जाती है, आईना बन जाती है। मतलब सभी वर्गों के विचार अभिव्यक्त होते हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि सभी वर्गों के प्रतिनिधि संसद में मौजूद होते हैं भाई। क्योंकि जितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं उतने प्रतिशत स्थान प्राप्त होंगे। इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सबसे अच्छा फायदा ये है कि यहाँ जो व्यवस्थापिका है, संसद है, वह राष्ट्रीय विचारों का दर्पण बन जाती है, आईना बन जाती है। तो पहला गुण क्या है? समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा, अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है। इसमें क्यों होती है? क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो संख्या में कम है उनको भी किसी न किसी रूप में स्थान प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उनको ये विश्वास है कि हम भी सरकार में सम्मिलित हैं, तो किसी न किसी रूप में उनमें सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। तीसरा, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में सहायक। वास्तविक रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में चाहे संख्या में कोई कितना ही कम क्यों ना हो, सभी को किसी न किसी रूप में स्थान प्राप्त होते हैं, सभी किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिका में, संसद में पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में किसी न किसी रूप में सभी को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। अगला चौथा है, मतदाताओं की पसंदगी का व्यापक क्षेत्र प्रदान करती है। वास्तविक रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत भाई सीधी सी बात है कि यहाँ वरीयता के हिसाब से एक मतदाता अपना मत अभिव्यक्त कर सकता है। मेरी पहली पसंद है, दूसरी पसंद है, तीसरी पसंद है, चौथी पसंद है, पांचवी पसंद है। इसलिए मतदाताओं की पसंदगी का व्यापक क्षेत्र प्रदान किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। अगला क्या है? पांचवा, इसमें कोई भी मत बेकार नहीं जाता। यस, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में तो एक एक मत का महत्व होता है। मैंने यहाँ फर्स्ट में बता दिया ना कि यहाँ वास्तविक रूप मतों को गिनाया जोड़ा नहीं जाता है, बल्कि इसमें एक एक मत का महत्व होता है, एक मत का महत्व होता है। इसलिए इसमें कोई भी मत बेकार नहीं जाता है। सबसे अच्छा फायदा है ये इसका। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक ही मत बेकार नहीं जाता है। अगला छठा, कानूनों के प्रति अधिक निष्ठा होती है। कानूनों के प्रति अधिक निष्ठा होती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ये भी एक फायदा है। देखो भाई, जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका में सभी वर्गों को किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है अनुपात के हिसाब से। जो संख्या में कम है उनको भी 1 या 2 स्थान अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है, सभी वर्गों को किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अब जब सभी को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है तो फिर उनके दिमाग में ये बात तो आएगी कानून बनाने वाले भी हम ही हैं। जब कानून बनाने वाले हम हैं तो फिर हमें उनका पालन भी करना चाहिए। इसलिए यहाँ कानून के प्रति अधिक निष्ठा होती है। सातवां क्या है? बहुमत के अत्याचारी होने की संभावना नहीं होती है। देखो भाई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुमत के अत्याचारी होने की संभावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी रूप में जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाता है ना भाई,
उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। यहाँ विभिन्न दलों का गठजोड़ होता है। ऐसी स्थिति में कोई भी मनमाना आचरण नहीं कर सकता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, क्योंकि व्यवस्थापिका में सभी वर्गों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं, किसी एक वर्ग का बहुमत नहीं होता है। इसलिए यहाँ मंत्रिमंडल के द्वारा अत्याचारी या मनमाना या तानाशाही आचरण नहीं किया जा सकता है। ये भी इसका फायदा। और 8वां है, इसमें जेरीमैंडरिंग के दोष नहीं होते। मैं समझाऊंगा। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जेरीमैंडरिंग के दोष नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? देखो भाई, जो एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने क्षेत्रीय या प्रादेशिक या भौगोलिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में कर दी है, प्ले लिस्ट में देखिएगा। तो एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है, जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ना, उन निर्वाचन क्षेत्रों का समय समय पर जो है परिसीमन किया जाता है। परिसीमन का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्रों में जो है कमी या वृद्धि करना। अब जो निर्वाचन क्षेत्रों में कमी या वृद्धि की जाती है, वास्तविक रूप में सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा, सत्तारूढ़ दल के द्वारा, जो सरकार है, सत्तारूढ़ दल है, उनके द्वारा वास्तविक रूप में अपने स्वार्थों के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में कमी या वृद्धि की जाती है। उनके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इस प्रकार से किया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मत उनको प्राप्त हो सके। तो यहाँ निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन स्वार्थ भावना से किया जा रहा है ना, वही जेरीमैंडरिंग कहलाता है। मगर ये एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में होता है, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। इसलिए इसके अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण इसमें जेरीमैंडरिंग के दोष नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम पूछा जाता है अक्सर। अब इसके बाद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष लेते हैं हम। क्या इसके दोष, इसमें कमियां क्या हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष बताने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, एग्जाम पूछा जाता है। ये विद्वानों के नाम याद कीजिएगा। एकस्टीन, क्या? एकस्टीन, एस्मिन, सिजविक। फिर से बोल रहा हूँ, एकस्टीन, एस्मिन, सिजविक, ये 3 विद्वान विशेषकर हैं जिन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में कमियां बतलाई हैं, या इसकी आलोचना की है, या इसमें दोष बताए हैं, दोष गिनाए हैं। ठीक है। पहला दोष क्या है? यह है प्रणाली छोटे छोटे समूहों को जन्म देती है। यस भाई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सभी वर्गों को अनुपात के हिसाब से व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रणाली के अंतर्गत छोटे छोटे समूह जन्मते हैं, छोटे छोटे समूह जन्मते हैं, और ये छोटे छोटे समूह आपस में खींचतान में लगे रहते हैं। दूसरा, कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। यस भाई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अनुपात के हिसाब से व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में कोई भी एक दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता है। अब पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में कोई भी एक दल जिम्मेदारी की भावना नहीं निभाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में इसमें क्या होगा? उत्तरदायित्व का अभाव होगा। उत्तरदायित्व का अभाव क्यों होगा? क्योंकि सभी जो दल हैं वो एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करेंगे कि आपके कारण ऐसा हुआ है, ये कमी आपके कारण हुई है, ये गलती आपके कारण हुई है, क्योंकि किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। तीसरा, सामान्य नागरिकों को बौद्धिक स्तर से परे, ध्यान दीजिएगा, सामान्य नागरिकों के बौद्धिक स्तर से परे। वास्तविक रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली को सामान्य नागरिक नहीं समझ पाते हैं, उनके विवेक से, बुद्धि से, समझ से परे है। यह भी इसकी कमी बताई जाती है। चौथा क्या है? राष्ट्रीय या सामान्य हितों को सबसे अधिक हानि पहुँचती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में व्यवस्थापिका में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है अनुपात के हिसाब से, जिस अनुपात में प्राप्त हुए। तो ऐसी स्थिति में सभी वर्ग अपने अपने हितों को ध्यान में देते हैं, जबकि राष्ट्रीय या सामान्य हितों को नज़रअंदाज किया जाता है। यह भी इसका दोष है। पांचवा है, इसे उप निर्वाचनों में लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को उप निर्वाचनों में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उप निर्वाचन में मान लीजिएगा एक ही स्थान के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो इसके लिए तो जरूरी है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, बहुसदस्यीय निर्वाचन होना चाहिए, इसलिए इसे उप निर्वाचनों में लागू नहीं किया जा सकता। यह एग्जाम पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी प्रणाली उप निर्वाचनों में लागू नहीं की जा सकती है? आपका एक विकल्प आ गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो आपका आंसर यही होगा। नेक्स्ट, छठा है, बहुदलीय प्रणाली का विकास करती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में व्यवस्थापिका में भाई
सभी वर्गों को अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बहुदलीय प्रणाली का विकास होता है, और जब बहुदलीय प्रणाली का विकास होता है तो सीधी सी बात है, किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सरकारों के अंतर्गत भी अस्तित्व बना रहता है और राष्ट्रहित में अच्छे से कोई योजना नहीं बनाई जा सकती है। सातवां क्या है, निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं जो स्वभाव से बड़े होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सातवीं कमी इसमें ये बताई जाती है कि भाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो एक सदस्य नहीं होता है बल्कि बहुसदस्यीय होता है। क्या, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। अब बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते थे, इसके अंतर्गत क्या होता है, वास्तविक रूप में जो निर्वाचन क्षेत्र होता है बड़ा होता है, और निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में निर्वाचक और राजनीतिक प्रतिनिधियों में घनिष्ठ संबंध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से परिचित होंगे ही नहीं है। ठीक है, तो यह भी इसका दोष है। अंतिम है, अल्पसंख्यकों, आठवां दोष है, अल्पसंख्यकों को उचित से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, बहुमत के साथ अन्याय हो सकता है। अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो संख्या में कम होते हैं उनको उचित से अधिक स्थान भी प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो बहुमत होता है, बहुमत के साथ अन्याय हो सकता है। यह भी अपने आप में इसका एक दोष है। तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 8 गुण हो गए, 8 दोष हो गए, और इधर मैंने जो इसकी महत्वपूर्ण बातें थी ये सभी बतला दी हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के संदर्भ में इससे बाहर आपसे एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आशा करता हूँ मेरी प्राणों से प्यारे विद्यार्थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।